Good morning to all of you. आज एक जब कल आई वॉज गोइंग थ्रू यूट्यूब तो एक वीडियो मैंने देखा। एक कोई राजस्थान के टीचर थे और वो बहुत अच्छी बात बता रहे थे, बहुत यूनिक। तो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू। देखो, ये आपने कई बार सुना है ना कि जैसे हमारा इंडियन कल्चर है, जो कास्टिज्म है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का वो पार्ट नहीं है। वो विद द जैसे जैसे बाहर से आक्रांता आए, चाहे वो अंग्रेज आए या उससे पहले भी सेंट्रल एशिया से, तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल गेन्स को अचीव करने के लिए इंडिया को अलग अलग कास्ट में डिवाइड किया। तो ये वाली बात हम सुनते तो थे, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ मतलब ऐसा मिल भी जाता था अगर हम रिसर्च करें तो। लेकिन कल जो वीडियो देखा मैंने तो वाकई में चीज समझ में आने वाली थी। देखो, मैं आपसे पूछता हूं, जब मैं आपसे पूछूंगा कि आपका गोत्र क्या है, देखो आज हम ये प्रूफ कर देंगे कि कास्टिज्म इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो आप क्या करोगे? आप अपना सरनेम बता दोगे जल्दी से, है ना? आप अपना सरनेम बता दोगे। लेकिन सरनेम अलग चीज है, सरनेम बनने का रीजन अलग है और गोत्र बिल्कुल अलग है। देखो, गोत्र का मीनिंग क्या होता है? जैसे आप लोग कल को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे या फिर जेएनयू में जाओगे या फिर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओगे, सपोज आप कर रहे हो एलएलबी, तो आप अपने पीछे क्या लिखोगे? जैसे कोई भी XYZ नाम, मोहित एलएलबी। सो ये क्या? इट इज योर अचीवमेंट। आपने यहां से ज्ञान प्राप्त किया है, वहां से आपने अचीवमेंट प्राप्त की है, नॉलेज प्राप्त की है, तो वो होगा आपका। तो जब हम बात करते हैं गोत्र की, तो इसका मतलब ये है कि हमने किस ऋषि परंपरा से या किस मतलब ऋषि मुनि से हमने ज्ञान प्राप्त किया है। इसका कास्टिज्म से कोई लेना देना नहीं है। और हर किसी का गोत्र सरनेम से अलग। इसके मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे जब आप चौहान के बारे में पढ़ोगे ना, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना होगा। जब आप उनके लेख पढ़ोगे तो उसमें एक बात लिखी आती है कि हम वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं। इसका मतलब वो ये नहीं कह रहे कि हम ब्राह्मण हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ऋषि थे या फिर हमारे जो पुरोहित थे वो वत्स थे। और हर कोई, जैसे हम लोग अपने स्कूल का, यूनिवर्सिटी का नाम शान से बताते हैं ना, तो उन लोगों ने भी जहां से ज्ञान लिया है वो अपनी उस बात को काफी शान से मेंशन करते हैं। तो आप ये मान लो कि जैसे गोत्र होते हैं ऋषियों के नाम, फॉर एग्जाम्पल गौतम, कश्यप और बृहस्पति, ठीक है, दत्तात्रेय, वशिष्ठ। वशिष्ठ, वत्स, सो दीज आर नेम ऑफ। तो जिस व्यक्ति ने जहां से नॉलेज ली है वो उसका गोत्र होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले राहुल गांधी, तो आप ये लिख लो इसमें और सरनेम में देयर इज कास्टिज्म की बू आती है। देखो, इसका एग्जांपल सुनो गोत्र का। कुछ दिन पहले राहुल गांधी गए पूजा करने के लिए। कुछ दिन पहले नहीं, लास्ट इलेक्शन की बात है। पुष्कर में, पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। तो वहां पे, अच्छा आपने देखा होगा जब कोई यज्ञ होता है ना, यज्ञ या कोई पूजा होती है, तो पंडित जी आपसे पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है। तो पंडित जी को किसी की भी कास्ट से कोई लेना देना नहीं होता। कास्ट का कोई लेन देन यज्ञ से है ही नहीं। जब वो पूछते हैं गोत्र, इट मीन्स वो ये पूछ रहे हैं कि आप किस ऋषि परंपरा से हो या आपने कहां से नॉलेज गेन की है। तो वो हर किसी का होगा। तो कुछ दिन पहले आपके राहुल गांधी गए पुष्कर में इन लास्ट इलेक्शन। तो वहां पे पंडित जी ने उनसे पूछा कि आपका गोत्र क्या है। अब उनको पता नहीं क्या है, तो उनके साइड में बैठे हुए थे राजीव शुक्ला। तो उन्होंने धीरे से बताया दत्तात्रेय। गांधी नहीं, गांधी उनका सरनेम है।
उनका गोत्र था दत्तात्रेय। फिर अगले दिन न्यूज में बड़ी बड़ी हेडिंग आई कि राहुल गांधी को पता चला अपना गोत्र। फिर वो कुछ दिन बाद फिर किसी मंदिर में गए, वहां पे पंडित जी ने पूछा कि आपका गोत्र क्या है, भाई भूल गया। तो फिर अगले दिन फिर हेडिंग आई, राहुल गांधी भूले अपना गोत्र। एक नरेंद्र मोदी की एक जब वो पूजा कर रहे थे, शायद ये पार्लियामेंट का जब इनॉग्रेशन था, जब नई पार्लियामेंट बनी ना, उसका इनॉग्रेशन था, तो उसमें भी फिर वो पूजा करते हैं, पूजा करते करते फिर पंडित जी धीरे से पूछते हैं कि गोत्र, तो उसमें फिर मोदी कहते हैं कि कश्यप। तो नरेंद्र मोदी उनका मोदी इज सरनेम और कश्यप उनका गोत्र। तो उसी तरीके से जिस ऋषि परंपरा से कोई भी फैमिली या कोई भी डायनेस्टी आई है, वो उनका गोत्र हो जाता है। एक एग्जांपल और सुनो, आपने अनुराग कश्यप के बारे में सुना है? अनुराग कश्यप जो फिल्म डायरेक्टर हैं, है ना, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। तो जिनको मैं सुन रहा था वो बता रहे थे कि उनका कोई जानकार था, उसका वो कोई ठाकुर था, अजय ठाकुर ऐसा कुछ करके कोई नाम था। तो वो कह रहा था कि अनुराग कश्यप जो है वो हमारा बड़ा भाई है। तो उन्होंने पूछा कि अनुराग कश्यप वो पिक्चरों वाला, पिक्चरों वाला? तो उसने कहा हाँ पिक्चरों वाला। उसने कहा कैसी बात कर रहे हो, वो अनुराग कश्यप है, आप ठाकुर हो। तो उन्होंने कहा भाई वो हमारा ही भाई है, वो भी ठाकुर है, वो भी राजपूत है, लेकिन बस इतना फर्क इतना है कि वो अपना गोत्र लगा रहा है कश्यप, हमने अपना गोत्र लगाना बंद कर दिया, हम सरनेम लगाते हैं और गोत्र का इस्तेमाल केवल शादी ब्याह के टाइम पे करते हैं। प्लस तो फिर मैंने सर्च भी किया तो उसमें वो मिला कि हाँ अनुराग कश्यप एक हिज राजपूत, वो कश्यप लगाते हैं अपना गोत्र। एक जब भी शादी ब्याह होते हैं आज के टाइम पे, तो फिर जब पंडित जी पूछते हैं कि गोत्र बताओ, तो जिसको गोत्र पता है, क्योंकि आजकल धीरे धीरे टाइम बदल रहा है, लोग धीरे धीरे भूल भी रहे हैं इन चीजों को, तो जो बड़े बुजुर्ग है जिनके यहाँ बुजुर्ग जिंदा है वो बता देते हैं कि हमारा ये गोत्र है, वशिष्ठ है, वत्स है, कास्ट से कोई भी हो, वशिष्ठ होगा, वत्स होगा, गौतम होगा, कश्यप होगा, मुदगल होगा, इस तरीके के। लेकिन जब किसी को नहीं पता होता, सपोज उन्होंने किसी से पूछा कि गोत्र बताओ और किसी ने कह दिया बंसल, दूसरे से पूछा उसने कह दिया अग्रवाल, तीसरे से पूछा अलावत, तो पंडित जी समझ जाते हैं कि इनको नहीं पता गोत्र। तो फिर वो क्या करेंगे, वो अपने ही जो ऋषि परंपरा आई है पीछे से, वो अपने ऋषि का नाम लेके, क्योंकि इस टाइम तो वही पुरोहित है, वो अपने ऋषि का नाम लेके फिर उस यज्ञ को पूरा करवा देते हैं। तो आप भी जाके पूछना, जो आपके दादाजी होंगे, कि हमारा गोत्र बताओ, सरनेम नहीं गोत्र। तो फिर सरनेम इतने अलग अलग कैसे हो गए, ये भी सोचने वाली बात है। तो सरनेम का देखो कई रीजन हो सकते हैं। लिसन, जो हमारे मोस्ट ऑफ द सरनेम्स है ना, या तो वो किसी जगह के नाम पे है, किसी गांव के नाम पे, किसी जगह के नाम पे। देखो एक जगह है भीनमल इन राजस्थान, राजस्थान में एक जगह है भीनमल। उस भीनमल से जो भी लोग निकले हुए हैं, भीनमल का पुराना नाम है श्रीलम, और वहां से जितने भी लोग निकले हुए हैं उन सबके जो सरनेम है वो श्रीमल है। तो उनका सरनेम किस चीज के ऊपर है, उनके गांव के ऊपर। लोग अपनी जगह के नाम पे क्यों रखते हैं, या तो उनको अपनी जगह के ऊपर बहुत गर्व हो कि मैं इस जगह से हूं, तो लोग अपना उस जगह के ऊपर अपना सरनेम रख लेते हैं। या फिर मान लो बाहर से आक्रांताओं का अटैक हुआ, या किसी वजह से आपको अपनी जगह या मातृभूमि छोड़ के जाना पड़ा, तो वो लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को, ताकि उनको याद रहे कि हम आए कहां से थे, तो वो अपना सरनेम जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कास्ट तो है ही नहीं, वो अपना जो सरनेम है वो अपनी प्लेस के नाम पे रख लेते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? हो सकता है हमारी वंश बेल में या डायनेस्टी में कोई इतना मशहूर व्यक्ति आए जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए हों, तो हम ये शान समझते हैं कि सबको बताया जाए कि ये हमारी उसमें थे। तो किसी फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर
जैसे राजस्थान में एक सरनेम है चुंडावत, तो वो मेवाड़ में एक बहुत मशहूर राजा थे चुंडा, उनके जितने भी डिसेंडेंट्स आए उन्होंने अपने उसी के नाम पे नाम रख लिया, चुंडावत। कई बार पर्टिकुलर किसी जगह के नाम पे भी हो सकता है, जैसे आपने नेहरू सुना है, पंडित नेहरू, तो नेहरू ऐसे कहते हैं कोई जगह है कश्मीर में, कोई लोग कहते हैं कि कोई नहर है उसके नाम पे, या कोई लोग कहते हैं कोई जगह है, तो उन्होंने उस नेम पे उसके नाम पे रख लिया। या फिर आपने गांधी सुना होगा, राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये इनका अपना सरनेम नहीं है, दिस वॉज गिवन टू देम बाय महात्मा गांधी। तो कोई आपको ऑनर के रूप में सरनेम दे तो भी ले लेते हैं। तो ज्यादातर सरनेम या तो किसी जगह के नाम पे हैं और या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी के नाम पे। तो इससे दो बातें पता चली। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल कश्यप है, अब अनुराग कश्यप ठाकुर है, किसी किसी जगह पे कश्यप ओबीसी में भी आते हैं और किसी किसी जगह पे कश्यप जनरल में भी आते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही गोत्र, यानी लोग वो एक ही हैं, नॉलेज उन्होंने एक ही जगह से ली, गोत्र भी एक ही है, उनका ऋषि भी एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग कास्ट में या अलग अलग सरने में डिवाइड कर दिया गया। क्यों? इन ऑर्डर टू अचीव पॉलिटिकल गेन्स। वे लोगों को बांटोगे तभी आप एक पक्ष को खुश करोगे, दूसरे को, ठीक है, तो किसी एक पूरे पक्ष के वोट इकट्ठे मिलेंगे आपको। तो राजनीति के चलते, प्लस जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको किसी तरीके से ये बात साबित करनी थी कि दे आर रेशियली सुपीरियर, और ये प्रूव करने के लिए ये इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी था दैट इंडियन सोसाइटी इज फ्रेगमेंटेड। तो उन्होंने बहुत ही वाहियात तरीके और क्राइटेरियाज के ऊपर अलग 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 कास्ट बांट दी। सो दीज आर मेन रीजन। इंडियन सिस्टम में आपको दो चीज मिलेंगी, एक तो गोत्र, वो आपको पता चल गया, इट हैज नथिंग टू डू विद कास्ट। एक ही गोत्र अलग अलग कास्टों में भी होता है, और कास्ट होती ही नहीं, कास्ट तो होती ही नहीं, गोत्र होता है, और गोत्र दिखाता है आपकी नॉलेज कि आप किस जगह से नॉलेज लेके आए हो। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है वर्णाश्रम। देखो, जैसे आप में से बहुत लोगों के फादर किसान होंगे, लेकिन क्या ये जरूरी है कि किसान का बच्चा भी किसान ही बने? अगर वो पढ़ेगा लिखेगा तो आईएएस भी बन सकता है, आईपीएस भी बन सकता है, और किसान भी बन सकता है। तो आपके फादर है प्राइमरी सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर, आप लोग तैयारी करके जा सकते हो सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में भी। इसका मतलब कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर जो ये है, ये आपके टैलेंट और द काइंड ऑफ वर्क, आप किस तरीके का काम करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपके बर्थ के ऊपर। एक किसान का बच्चा डॉक्टर भी बन सकता है, एक डॉक्टर का बच्चा किसान भी बन सकता है, दोनों के बच्चे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन योर टैलेंट या फिर योर ऑक्यूपेशन। इन द सेम वे हमारे यहाँ 4 वर्ण थे, लेकिन उसको क्या दिखा दिया गया कि ये जन्म के आधार पे है। जैसे क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, वैश्य का बेटा वैश्य, ऐसा था नहीं। अगर आप स्क्रिप्चर्स में, आप वेद उपनिषदों में देखो और आप पुराणों में देखो, कहीं पे भी आपको जाति शब्द नहीं मिलेगा और ना जातियों के नाम मिलेंगे। ये वक्त के साथ साथ टू डिवाइड इंडियन सोसाइटी या फिर पॉलिटिकल गेन्स को अचीव करने के लिए हुआ था। अब देखो, जैसे 4 कौन कौन से वर्ण हैं? यही 4 है, और गोत्र सबके सेम ही होते हैं, जो जिस ऋषि के पास जाएगा वैसा गोत्र होगा। अब देखो, दीज आर बेस्ड ऑन योर ऑक्यूपेशन। जैसा आज के समय में चल रहा है ना कि जो
जैसे मान लो कोई अपने आप को क्षत्रिय कह रहा है, पहली बात तो आजकल ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी चलो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, ऐसा हमने बना दिया है आजकल, बट इट इज रॉन्ग कंसेप्ट। इट वाज बेस्ड ऑन योर ऑक्यूपेशन एंड टैलेंट। अब देखो ये क्लास कौन सी है, जैसे आपके टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कास्ट मैंने आपको पहले ही बताया कुछ होती ही नहीं है, तो जो लोग नॉलेज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं प्लस रिसर्चर्स, उन लोगों को एक वर्ण दिया गया ब्राह्मण, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। अगर ब्राह्मण का बेटा बिजनेस करता है तो वो वैश्य बन जाएगा, अगर ब्राह्मण का बेटा जॉब करता है तो वो शूद्र बन जाएगा। और ये सब दे आर इक्वल, ये ऊपर या नीचे नहीं है, दे आर पैरेलल, दे आर इक्वल। क्षत्रिय है, कौन है क्षत्रिय? जो आज के टाइम पे हमारी फौज खड़ी है बॉर्डर के ऊपर, इसमें भी कहीं कास्ट नहीं है। तो जो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो पुलिस में या फौज में, अपनी जान खतरे में डाल के, वो क्षत्रिय हैं। हो सकता है किसी क्षत्रिय का बेटा प्रोफेसर बन जाए तो वो ब्राह्मण बन जाए, हो सकता है वो अपना कोई बिजनेस कर ले तो वो वैश्य बन जाए। इसमें कहीं से कहीं तक भी बर्थ का कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो? बर्थ का बिल्कुल भी कोई लेना देना इसमें ना था और ना आज के टाइम में होना चाहिए। फिर आपने सुना है कि एक ही गोत्र में शादी ब्याह नहीं होते, समझ रहे हो? एक ही गोत्र में शादी ब्याह नहीं होते, इसके लिए आज के टाइम पे काफी लोग इकट्ठे भी होते हैं कि इसको रोकना चाहिए। अब देखो, जब हम एक ही टीचर के पास जा रहे हैं, एक ही, पहले जंगल में जाके नॉलेज ली जाती थी, पहले नॉलेज लेने के लिए लोग जंगल में जाते थे, तो जब हम एक ही ऋषि के पास गए हैं, सपोज वत्स ऋषि के पास गए हैं, तो जब हम सब एक ही साथ पढ़ रहे हैं, तो जो साइड में पढ़ने वाला है वो होगा मेरा गुरु भाई। देखो इंडिया में ना एक बात ध्यान रखना, इंडिया में बायोलॉजिकल सक्सेशन की कोई वैल्यू नहीं है। सचिन के बेटे को कोई नहीं जानता, द्रोणाचार्य के बेटे को कोई नहीं जानता। द्रोणाचार्य का सक्सेसर कौन है? अर्जुन। सचिन तेंदुलकर का सक्सेसर कौन है? विराट कोहली हम बोलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का सक्सेसर कौन है? नरेंद्र मोदी। उनका अपना तो कोई बेटा है नहीं। और मोदी का सक्सेसर किसको बोलते हैं? योगी जी। ठीक है, सक्सेसर मतलब जो आपकी लेगेसी को आगे बढ़ाए, आपकी सोच को आगे बढ़ाए। बायोलॉजिकल सक्सेशन यानी आपका बेटा, बेटे को कोई नहीं पूछता। तो इंडिया में बायोलॉजिकल सक्सेशन की कोई वैल्यू नहीं है। जहां पे आपने नॉलेज ली है, जो आपके गुरु भाई हैं, जिसको आपने जुबान से गुरु भाई बोल दिया, उसकी बहुत वैल्यू है। तो जो आपके गुरु भाई हैं या गुरु बहन है जो साथ में नॉलेज ले रहे हैं, तो क्या उनसे शादी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वो सब एक ही गोत्र के हो गए। एक गोत्र का होने का मतलब एक ही गुरु से शिक्षा ली और सारे आपस में गुरु भाई बहन है, और इसलिए उनमें शादी नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट है एक ही गोत्र में शादी ना होने का। प्लस आपने सुना होगा एक गांव में शादी नहीं होती। अच्छा, खाप पंचायत, खाप पंचायत अगर आप मीडिया में देखोगे ना, तो बहुत ही इनकी नेगेटिव इमेज बनाई जाती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव। इनके कुछ फैसले भी अटपटे होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक इंसान ने एक काम, अच्छा सपोज एक यंग बच्चा है ए, और एक बूढ़ा इंसान है ओल्ड ओ। अगर ए ओ को धक्का दे दे, ए ने ओ को धक्का दे दिया, तो ये अच्छी बात है या बुरी? बुरी बात है, वेरी नेगेटिव। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ओ जो था वो सड़क के बीच में खड़ा था और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ने ही वाली थी, और इसको बचाने के लिए ए ने इसको धक्का दिया, तो अब ये सही है गलत? अब ये सही हो गया। एक ही एक्शन, एक ही एक्शन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सही है या गलत? ये डिपेंड करेगा इंटेंशन के ऊपर, यानी उसकी सोच क्या थी, उसकी इंटेंशंस क्या थी, उसकी भावना क्या थी। अब देखो,
अब खाप पंचायत के जो फैसले होते हैं वो पहली नजर में देखे तो अटपटे से होते हैं कि लड़कियां मोबाइल नहीं रखेंगी, कई जगह पे आए हैं ऐसे फैसले, वो बात अलग है कि लागू नहीं हो पाए, या फिर लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी। तो चीज़ें तो मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से बहुत ही बैकवर्ड है, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए और इनका सपोर्ट भी किया जाना नहीं चाहिए। लेकिन देखो खाप पंचायत में जो लोग बैठते हैं ना, उनकी इंटेंशन बुरी नहीं है, उनकी इंटेंशन ये है कि समाज में क्राइम रुके, और जो ये चीजें हो रही हैं जैसे एक ही गोत्र में शादी होना या बच्चों का ये, वो इन चीजों को रोकना चाहते हैं प्लस क्राइम को। तो उनको सपोर्ट तो हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर एक्शन, लेकिन उनकी इंटेंशन इतनी बुरी नहीं है। और उनको अगर सही रास्ता दिखाया जाए कि भाई मॉडर्न चीजों को अपनाते हुए, लड़कियों को फ्रीडम देते हुए भी क्राइम को रोका जा सकता है। आप लड़कों को रोको, या फिर अपने जो संस्कार है, जो आपकी मेमोरी बनती है बच्चों की बचपन से ही, उसमें इंप्रूवमेंट लाओ। ठीक है। सो इसका कंक्लूजन यही है कि कास्टिज्म वॉज नेवर पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। जैसे इंडिया में हम कहते हैं ना धर्म एक धार्मिक देश है, धर्म से आप क्या समझते हो? जैसे हम कहते हैं ना सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये धर्म होते हैं? धर्म ये नहीं है। देखो धर्म का मतलब क्या होता है, आपने बचपन में सुना होगा ना, मैंने पहले भी डिस्कस किया है ये, अगर कोई भूखा है तो उसको हम कह देते हैं यार इसको खाना खिला दो, धर्म का काम है। या कोई प्यासा है तो इसको पानी पिला दो, यार ये धर्म का काम है। कोई बीमार पड़ा है उसको बोल देते हैं हॉस्पिटल ले जाओ, यार धर्म होगा। तो धर्म का मतलब है, आप एक तरीके से कह सकते हो ड्यूटी, वो काम जो किया जाना चाहिए, वो काम जो किया जाना चाहिए, ड्यूटी। अब मुझे बताओ इसमें कहीं से भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है? धर्म। अच्छा ये बताओ, प्यासे को पानी पिलाना आज अच्छी बात है या आज से 1000 साल पहले भी अच्छी बात थी, और आज से 1000 साल बाद भी अच्छी बात होगी? किसी भूखे को खाना खिलाना पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा रहेगा। इट इज एटर्नल। तो इसलिए हम कहते हैं कि वी फॉलो सनातन धर्म। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो धर्म का मतलब नोबल क्वालिटीज या गुड क्वालिटीज, और सनातन का मतलब जो हमेशा रहेंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा धर्म है सनातन धर्म। इसमें कहीं से भी कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसी बात तो आई ही नहीं। और धर्म की जरूरत तो सबको है। कोई मुस्लिम है तो उसके यहाँ भी किसी को खाना खिलाना अच्छा ही मानते होंगे, और कोई है क्रिश्चियन है तो उसके वहां भी वही है। तो इसलिए हम कहते हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, रिलीजन और धर्म एक नहीं होते, रिलीजन का मतलब होता है पंथ। तो अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई पैदा हो रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, तो उसका धर्म तो एक ही है, सनातन। फिर वो सनातनी मुस्लिम हो सकता है, सनातनी क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन सनातनी वो है। और जिस धर्म में ऐसी बातें हो उसमें कास्टिज्म की कोई जगह है? बिल्कुल भी नहीं। और कास्टिज्म के जो क्राइटेरियाज है ना, वो मैं आपको, एक आर्टिकल था किसी वॉइस रॉय का, इतनी वाहियात उसमें क्राइटेरियाज है कि जिसकी नाक इतनी छोटी है उसकी ये कास्ट कर देंगे, जिसकी आंख इससे बड़ी है। हमारे यहाँ 4 वर्ण है, वो भी केवल ऑक्यूपेशन के आधार पे, और 4 वर्णों को 4000 जातियों में बांट दिया। 4000 क्यों? सिर्फ डिवाइड करने के लिए। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि गोत्र हमारे नहीं होते, वो ऋषियों के होते हैं। जो हमारे होते हैं उसे बोलते हैं सरनेम, और गोत्र के हिसाब से हम सब भाई बहन होते हैं, इसलिए एक गोत्र में शादी नहीं होती। अंडरस्टूड? और वर्ण आश्रम, वर्णाश्रम वर्ड आई थिंक डोंट करेक्ट, लेकिन जो 4 कैटेगरीज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दे आर बेस्ड ऑन, वो ऐसे ही हैं जैसे आज के प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर इसको बोलते हैं ना, वो पहले भी था, वो आज भी है, और वो पहले भी ऑक्यूपेशन के बेस पे था, और वो आज भी ऑक्यूपेशन के बेस पे। एक
हाँ, एक जगह है सिसोदा राजस्थान में, और वहां से जितने भी लोग निकले उन्हें कहते हैं सिसोदिया। ये उसी का मुझे एग्जांपल याद आ गया प्लेस का। सिसोदा से जितने, अच्छा मान लो हम रोहतक से निकल जाएं तो कई लोग अपना सरनेम लगा सकते हैं रोहतकी, लगा भी लेते हैं, एक दो का सुना भी है मैंने। तो हमारे सरनेम, तो कंक्लूड करते हैं, सरनेम्स हमारे या तो प्लेस के नाम पे होते हैं या किसी फेमस पर्सनैलिटी के नाम पे होते हैं या फिर किसी जगह के नाम पे होते हैं। ऑन द अदर हैंड गोत्र वो दिखाता है हमारी एजुकेशनल अचीवमेंट, कि हमारे ऋषि कौन थे, हमारे पुरोहित कौन थे। प्लस इतने सरनेम और इतनी कास्ट बनी ड्यू टू अचीव पॉलिटिकल गेन्स, वो डिवाइड करने वाली, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी। तो आई थिंक अब तक आपका जो दिमाग में जो चीजें होंगी कास्ट को लेके वो क्लियर होगी होंगी बिल्कुल। और खाप पंचायत को लेके भी अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव आपके मन में विचार हैं तो वो भी थोड़े ठीक हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके एक्शंस ठीक है, उनको भी सही बातें, लेकिन बताएगा कौन? आप ही लोग बताओगे, नई पीढ़ी तो आप ही लोग हो, आप ही उनको बताओगे कि भाई आपके जो इंटेंशंस है वो ठीक है, लेकिन इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी के साथ चलना है हमको। ग्लोबलाइजेशन के टाइम में हम पीछे की तरफ नहीं जा सकते। ये चीजें बिल्कुल नहीं चलेंगी कि लड़कियां घूंघट करें, जीन्स ना पहने। एक बात बताओ, अगर लड़की मॉडर्न कपड़े नहीं पहनेगी तो टेनिस कैसे खेलेगी, बैडमिंटन कैसे खेलेगी, एथलेटिक्स में कैसे जाएगी? आधे मेडल तो इसलिए रुके हुए हैं। कितनी लड़कियों में टैलेंट होगा लेकिन गांव की रुकावटों की वजह से वो निकल ही नहीं पाती। तो ये रुकावटें हटानी पड़ेंगी, क्योंकि 50% पॉपुलेशन को हम इस तरीके से तो नहीं रख सकते। और जहां तक बात रही प्रोटेक्शन की, तो सिस्टम को इतना ट्रांसपेरेंट बनाओ, इतना एफिशिएंट बनाओ कि प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।